नमस्कार। रेलवे जीके जीएस की इस 12वीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, बस प्रश्नों का स्तर जो है थोड़ा ऊपर रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो आज का ये पहला प्रश्न है, बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्न में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है। तो बैक स्टिक आप सभी जानते हैं कि जो हॉकी होती है उसे आमतौर पे स्टिक बोला जाता है, और हॉकी का जो पिछला भाग होता है यानी कि बैक वाला भाग, यहाँ से जो शॉट खेला जाता है हॉकी में उसे बैक स्टिक बोलते हैं। तो ये जो है हॉकी में प्रयोग होता है, आप ये याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो बैक स्टिक होता है ये आमतौर पर इल्लीगल शॉट माना जाता है, इसके लिए विपक्षी टीम को फ़ायदा भी मिलता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में निम्न में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है आप सभी जानते हैं कि जो बैसाखी होती है ये वास्तव में सिख, हिंदू और बौद्ध सभी का एक पवित्र त्यौहार है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि इसका जो उद्देश्य है ये खालसा पंथ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसके गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो गोविंद सिंह ने इसी दिन यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने इसी दिन यानी कि 13 अप्रैल को, ठीक है, देखिए ये क्या होता है कि 13 या 14 अप्रैल को ये पड़ती है, तो 13 या 14 अप्रैल को ही ये दिन जो है इस रूप में मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो इसी के उपलक्ष्य में ये जो त्यौहार है मनाया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और ये जो है बैसाखी के दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए इसके उपलक्ष्य में खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में ये बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए थीम क्या निर्धारित की गई थी। तो देखिए ये प्रश्न 2000 कब का है, 16 का, ठीक है, यानी कि ये जो थीम है 2016 की है। आप सभी जानते हैं कि दूसरा योग दिवस 2016 में मनाया गया था, लेकिन प्रश्न पूछा कब गया है, 2022 में। तो आप ऐसे समझिएगा कि एग्जामिनर आपको ऐसे भी कर सकता है, इसका एक कारण रहा होगा इसकी थीम को लेकर के। तो इसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। तो इसका राइट आंसर 1 है, लेकिन आपको याद ये रखना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपको याद ये रखना है कि जो विश्व योग दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसकी घोषणा 2014 में किसके द्वारा की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। और ये जो है 2015 में पहली बार ये दिन मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो आप सभी जानते हैं कि ये 21 जून को मनाया जाता है, तो 21 जून को ये पहली बार मनाया गया था। अब याद आपको ये भी रखना है कि 2024 में मनाया गया है, तो एक तो ये क्रम कौन सा है ये याद रखना है, और साथ में ही याद रखनी है इसकी थीम। तो आप थीम अगले प्रश्न में देखेंगे, क्रम आप यहाँ याद रखेंगे कि 10वां है। अगला प्रश्न है, अणुभुजा चूना यानी कि क्विकलाइम, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए अणुभुजा जो चूना होता है ये आमतौर पर इसे अणुभुजा चूना या क्विकलाइम बोल दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को आमतौर पर अणुभुजा चूना या फिर क्विकलाइम के नाम से बोला जाता है। तो आप याद रखना ये है, कैल्शियम के लिए Ca है और ऑक्साइड यानी कि O, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा CaO। CO2 को आप सभी जानते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे CaCO3 को इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप ये याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 को बोलते हैं। कई बार ये ऐसे ही रासायनिक फॉर्मूले पूछ दिए जाते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2 को बोला जाता है। तो आप ये याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किए गए कार्य की इकाई क्या है। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न को, सामान्य सा प्रश्न है कि कार्य की जो है इकाई, SI इकाई जूल होती है, जिसे जे से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। देखिए आप सभी जानते हैं कि रावत भाटा जो विद्युत ऊर्जा केंद्र है या फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है, तो ये जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, कई बार आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा। माफ कीजिएगा, ये राजस्थान में है। ठीक है, ये जो रावत भाटा है ये राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। नरोरा जो परमाणु केंद्र है, ये जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो ये यूपी में है। और विजयवाड़ा, यहाँ पर कोई भी आणविक विद्युत ऊर्जा स्टेशन या विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो आप ये याद रखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर तो ए है, लेकिन नरोरा आपसे पूछा जा सकता है, तारापुर पूछा जा सकता है, रावत भाटा भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से किसके आदर्श पर बल दिया गया है। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है आप सभी जानते हैं कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण के नाम पर की गई थी। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि अब थोड़ा सा स्तर यहीं ऊपर दिखता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता था कब की गई थी, कहाँ की गई थी, या फिर किसके नाम पर की गई, किसने की। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि ये किस पर जोर देता है। तो ये याद रखना है कि ये वास्तव में जो है मुक्ति की ओर बढ़ावा देता है, यानी कि इसका राइट आंसर मोक्ष होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, उसी दिन को मनाने के रूप में ये जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी घोषणा 2007 में यूएनओ की एक संस्था है, आप सभी जानते हैं महासभा, तो उसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो आप सभी जानते हैं कि 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने संगम राजवंश की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी। तो ये वायुदूत जो एयरलाइन है, एयरलाइन और एयर इंडिया के बीच एक संयुक्त रूप से एक उद्यम था जो स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1981 में। तो इसका प्रश्न जो है राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। देखिए क्या है कि अवसादन आप सभी जानते हैं कि ये वास्तव में एक प्रकार का जमाव है। कायांतरण जो होता है ये एक तरह का रूप परिवर्तन है। अपरदन जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि जब पानी, हवा, बर्फ जैसे जो प्राकृतिक घटक होते हैं ये धीरे धीरे घिस करके उस मिट्टी को या उस सेल को घिसते रहते हैं, और बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इस प्रक्रिया का नाम वास्तव में अपरदन है, यानी कि इसका राइट आंसर 2 होगा। लेकिन आपको याद अपक्षय भी रखना है। अपक्षय में क्या होता है कि किसी भी जो सतह होती है, पृथ्वी की जो भी सतह है, वहाँ पर जो चट्टानें इत्यादि होती है टूट जाती हैं, तो ये अपक्षय की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी जगह मैंने 2024 के करंट अफेयर्स को रखा है, ताकि आपको प्रश्नों के साथ साथ करंट अफेयर्स भी तैयार होता रहे। तो अगला प्रश्न जो है ये हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कांके संतुरई बंदरगाह ये श्रीलंका में है। तो ये जो है श्रीलंका के जो बंदरगाह है इसके नवीनीकरण की परियोजना का अधिकार भारत सरकार को मिला है। तो राइट आंसर इसका 2 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। देखिए आप याद रखेंगे भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसमें सरोद सम्राट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो जाना जाता है ये अमजद अली खान को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। लेकिन आपको याद रखना है अमजद अली खान सबसे ज़्यादा, देखिए ये जो सरोद है इसमें एक एकरा तान होती है, एकरा तान जिसे बोलते हैं, इसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्धि अमजद अली खान को मिली। ये एकरा तान के लिए पहचाने जाते हैं और इन्हें सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। तो देखिए जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसमें 3 अलग अलग तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक है आय पद्धति या आय विधि, उत्पाद पद्धति और व्यय पद्धति, यानी कि इन तीनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये बैंकिंग विधि या बैंकिंग पद्धति इसका उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद ये शब्द जो है किसको संदर्भित करता है। संसद वास्तव में क्या होती है,
संसद वास्तव में किसी संघ या राष्ट्र की राष्ट्रीय विधायिका को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर तो 4 है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो राज्य विधायिका है ये किसी भी राज्य की विधायिका हो सकती है। संसद में एक उच्च सदन होता है जिसे राज्यसभा कहते हैं, एक निम्न सदन होता है जिसे लोकसभा कहते हैं, और एक और अंग होता है राष्ट्रपति। यानी कि संसद जो है 3 अंगों से मिलकर के बनती है, जिसमें उच्च सदन को राज्यसभा, निम्न सदन को लोकसभा और एक जो है राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को जारी किया गया था। 3 मई को ही क्यों? 3 मई को विश्व प्रेस फ्रीडम जो है दिवस मनाया जाता है, तो जारी किया गया था। आपको याद रखना है कि इसे जारी करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। ये कई बार जाती है, तो आप ये भी याद रखेंगे, बॉर्डर्स है, ठीक है। ये एक संस्था है जो ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी करती है। भारत पिछली वर्ष 161वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको कुछ और पहले याद रखते होंगे, प्रथम स्थान आपको याद रखना है भारतीय का है, और स्थान आपको याद रखना है अजरक वस्त्र कला को एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं? तो देखिए, आप सभी जानते हैं एक प्रसिद्ध नाम प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी 1991 से 96 तक जो है ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। उसके बाद में वाणिज्य मंत्री बने, फिर विदेश मंत्री भी रहे, और 2012 में ये भारत के राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय में परिपक्व भाग ... होता है। देखिए, गोल्जी काय जो है ये वास्तव में मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। एक होता है अवतल भाग और दूसरा होता है उत्तल भाग, ठीक है। तो जो अवतल भाग होता है ये परिपक्व भाग कहलाता है। अवतल भाग जो है ये परिपक्व भाग कहलाता है, इसे ट्रांस भाग भी कहते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। उत्तल जो भाग है उसे शिश भाग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में ... के रूप में जाना गया। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में एक सभा, जिसे ब्रह्म सभा कहा गया, उसके नाम से एक संघ बनाया था, ठीक है। तो ब्रह्म सभा जो बाद में आगे चल कर के ब्रह्म समाज के रूप में बदल गया, यानी कि इसे ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। तो इसका राइट आंसर 4 है। अगला प्रश्न है, पादपों में जाइलम उतक ... भाग भोजन का भंडारण करता है। तो पादपों में जो जाइलक उतक का एक भाग है, या जिसे बोलते हैं जाइलम मृदुतक या फिर पेरेंकाइमा, तो ये जो है भोजन का भंडारण करता है, भोजन को मंड के रूप में संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर के अवशेष नहीं पाए गए हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में आप सभी जानते हैं राखीगढ़ी बनावली है, राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में भी धौलावीरा, लोथल इत्यादि शहर हैं, काफ़ी ज़्यादा शहर हैं, लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि उत्तराखंड में हड़प्पा से संबंधित कोई भी नगर या स्थल नहीं पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, कोयले का जलना ... का एक उदाहरण है। कोयले का जलना ये जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो राइट आंसर इसका 3 होगा, लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये संयोजन जो प्रतिक्रिया होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वाउटर कैलरमैन के साथ मिलकर अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है ये विंड्स ऑफ संसार के लिए जीता गया था। आपको याद ये रखना है कि ये जो व्यक्ति हैं ये कौन हैं जिन्होंने वाउटर कैलरमैन के साथ ये कारनामा किया है। तो ये जो है
रिकी केज हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्होंने 2015 में ये कारनामा किया था। आपको याद रखना है कि 2015 में ऐसा हुआ था, लेकिन 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि इसके पूछे जाने की संभावना आगे भी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं इस प्रश्न को, आप अगर थोड़ा सा भी समझेंगे तो समझ पाएंगे कि अगर जीवन है तो सब कुछ है, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊपर है, जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद ये भी रखना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन शेयर जरूर किया करें। साथ में ही अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं हर बार, तो वहां से जाकर के आप इसे PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अन्य वीडियो की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? देखिए, सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित जो क्षेत्र है, भारत में आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार का जो क्षेत्र है और साथ में ही प्राइवेट, दोनों ही मिलकर के काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, इसका औचित्य ये है कि सामाजिक कल्याण के साथ साथ सुरक्षा भी हो। तो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र में होता है, तो इसका राइट आंसर 3 है। सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय विकास में योगदान तो देता ही है, साथ में ही सामाजिक कल्याण और सुरक्षा का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ पर हुई थी? आप सभी जानते हैं कि 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में हुई थी, जो आगे चल कर के वर्तमान में भी ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्न में से किस भाषा में लिखी थी? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुलामगिरी पुस्तक 1873 में महात्मा ज्योतिबा राव फुले के द्वारा ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि इस पुस्तक में कुछ जाति व्यवस्था और उस समय के दौरान जो कुछ जातियां थीं, ये शोषण के बारे में लिखा है। तो जो शोषण कर रही थी उनके बारे में लिखा है, किसका हो रहा है ये भी लिखा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं याद रखने वाली बात यह है कि मराठी भाषा में थी और जाति व्यवस्था पर ये लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? रबी की फसलें आप सभी जानते हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में जाकर के ये कटती हैं। तो ये जो है इसमें आप देखेंगे तो गेहूं है, चना है, मटर है, जौ है इत्यादि जो है शामिल होती हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो गेहूं और चना ये जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त पिलावी और तलवासी रूप में होते हैं। तो इन्हें कहा जाता है प्राणी पिलवक, यानी कि राइट आंसर इसका 2 होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहां प्रारंभ हुई है? आप सभी जानते हैं क्रिकेट की इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन उसी प्रकार से पहली जो राष्ट्रीय महिला लीग है हॉकी की, ये 2024 में झारखंड से शुरू हुई है, यानी कि इसके शहर रांची से। तो इसका राइट आंसर 3 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके स्पोर्ट्स से अक्सर एग्जाम में आते रहे हैं, तो आप इन्हें कवर करके चलेंगे। अगला प्रश्न है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो देखिए, आप सभी जानते हैं अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के एक अग्रणी कलाकार रहे हैं, लेकिन आपको याद ये रखना है कि इन्होंने जो है किराना घराना है इसकी स्थापना की थी। तो ये इसके संस्थापक हैं। किराना घराने के एक और व्यक्ति जो भीमसेन जोशी हैं, ये सबसे लोकप्रिय रहे हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इफ्को का नया अध्यक्ष दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर इसका 4 होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, यहाँ जो कुछ कथन दिए गए हैं, समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, ये बिल्कुल सही है। M चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। तो यहाँ क्या होता है, M चरण में कोशिका 2 नई कोशिकाओं को बनाने के लिए अपने कॉपी किए गए DNA को विभाजित करती है। ठीक है, तो ये जो है इसलिए गलत होगा, क्योंकि यहाँ विभाजन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये जो है 2 होगा। लेकिन आपको याद रखना है, S चरण में DNA की प्रतिकृति बनती है, ये बिल्कुल सही है। G1 चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की गई थी।
तो इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट आप सभी जानते हैं कि ये जो उत्तराखंड है उनके जंगलों में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए वायुसेना के द्वारा चलाया गया था, तो ये उससे संबंधित है और ये उत्तराखंड में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर कुछ पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं जिन्हें हम क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, बिल्कुल गलत है। ये जो मॉडल है ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो आप ये याद रखेंगे, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और साथ में ही इसका जो जुड़ी हुई थी ये कृषि के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई थी, तो ये याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका फोकस था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्योगों पर फोकस था, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आपको याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना ये तीव्र औद्योगिकीकरण और बुनियादी उद्योग से संबंधित थी, नहीं, ये कृषि और कृषि में भी विशेष करके गेहूं यानी कि जो खाद्यान्न थे उन पर इनका फोकस था। चौथी पंचवर्षीय योजना है ये परिवार नियोजन कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य आप सभी जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। इसमें अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, तो आप ये याद रखेंगे, लेकिन उस समय कार्यकाल था इंदिरा गांधी जी का, तो राइट आंसर है इसका 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसे आमतौर पर एक फसल त्यौहार या फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है, ये है ओणम, तो इसका राइट आंसर है 4। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भारत के केरल राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर का जो पेपर कराया था पिछली बार, तो उसमें मैंने बताया था कि आपके अड़ोसी पड़ोसी साथ में ही एशियन कंट्री के कुछ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो हाल ही में नियुक्ति हुई है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं पिछली बार, तो इस बार भी वह चांस रहेंगे, इसलिए आप इसे याद करके रखेंगे। सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो ये लॉरेंस बोंग को चुना गया है, तो राइट आंसर इसका 2 होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? देखिए, कौन बना है इसकी जगह ये कौन रहा है आप पूछें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये चाइना है यानी कि चीन, यहाँ से ही हमारा ये सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ आप सभी जानते हैं, जैसे कैक्टस है, नागफनी है इत्यादि, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? ये गर्म व शुष्क रेगिस्तानी यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो राइट आंसर इसका 3 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो देखिए, गुजरात राज्य की कुछ लोक नृत्य शैलियाँ हैं, जैसे कि गरबा है, डांडिया है, साथ में ही ये मिंचड़ो है और भवई है, तिप्पानी है, हूडो है, ये सभी जो है गुजरात की लोक नृत्य शैली हैं। लेकिन इसमें जो है ये विदेशिया लोक नृत्य शैली इसकी नहीं है, ये बिहार से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो है बिहार में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं श्याम निखिल, तो ये जो राइट आंसर है 4 है। अगला प्रश्न है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई आप जानते हैं कि ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, यानी कि इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार, इसका अर्थ क्या है? देखिए, मुवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका वास्तव में अर्थ होता है 3 मुखिया, ठीक है। ये उस समय के जो 3 शासक परिवार थे, चोल, चेर और पांड्य, उनके प्रमुखों के लिए उपयोग में आता था, तो इसका राइट आंसर 3 मुखिया होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को ही जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है?
तो उच्चतम गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है इसका नाम आप सभी जानते हैं, एंथ्रेसाइट होता है। ये कलर में काला होता है, कठोर भी होता है, तो इसका राइट आंसर 4 है। अगला प्रश्न है बैक्टीरियल फ्लैजिलम के 3 भाग क्या है? तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम जो है वास्तव में 3 तत्वों से मिलकर के बनता है, जिसमें एक होती है बेसल बॉडी 2 में है, और साथ में ही एक हुक होता है और फिलामेंट भी होता है। तो हुक होता है और फिलामेंट होता है। इसका राइट आंसर है 4। आज का अंतिम प्रश्न है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 जो है ये वास्तव में एक ब्रंजक चूर्ण होता है, यानी कि ये इसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है होगा, तो राइट आंसर इसका 1 होगा। चलिए हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, साथ में ही हमारी जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है उसे भी देख सकते हैं। पिछले जो वीडियो है उन्हें आप देख सकते हैं, ये आरपीएफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथ में ही आप इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम पे जाकर के उसे प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट इत्यादि भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।